सुप्रभात बच्चों। कल की कक्षा में हमने जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कार्नेलिया का गीत कविता की व्याख्या प्रारंभ की थी। व्याख्या आपको लिखवा दी गई थी। व्याख्या की कुछ पंक्तियां शेष रह गई थी। उसकी व्याख्या लिखवाने से पूर्व कल के पाठ को दोहरा रहे हैं। जिस बच्चे का कुछ अंश छूट गया है तो कृपया उसे वो पूरा कर लें और इसकी पुनरावृत्ति के पश्चात हम आगे की पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। प्रिया, आप जरा उसको पढ़ दीजिए जो कल अंश लिखवाया गया था व्याख्या का। प्रसंग और संदर्भ छोड़ दीजिएगा, व्याख्या को आप पढ़ दीजिए। चलिए शुरू करिएगा, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ। यस मैम। प्रसाद जी ने कार्नेलिया द्वारा भारत भूमि की राष्ट्रीय संस्कृति उदार प्रगति को सामने रखा है। प्रसाद जी दर्शाना चाहते हैं कि भारत की महत्वानिवाद है, इसलिए उन्होंने भारतीय पात नहीं विदेशी पात द्वारा भारत का वर्णन करवाया है और इसके माध्यम से भारतीय को प्रेरणा देने का दिखाते हैं। कार्नेलिया भारत के यह उससे शांति और सुख का अनुभव होता है। भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर वह कहती है, प्रत्येककालीन सूर्य की लालिमा से युक्त सूर्योदय की पहली किरण की भांति मधुमेह देने वाला यह मेरा प्यारा भारत है। उगते हुए सूर्य की किरणें मधुमेह देने वाले और भारतीयों का मधुमेह व्यवहार है। कार्नेलिया भारत की महत्व के स्पष्ट करते हुए कहती है, यहाँ आकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिलता है, अर्थात भारत सभी के लिए अनंत फली रहा है। जिसकी किसी ने भी भारत में शरण लेनी चाहिए, उन अनजान लोगों को संकट के समय भारत ने सहारा दिया है। कार्नेलिया प्राकृतिक वैभव को निहारते हुए देखती है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रकार धीरे धीरे सारी दुनिया में फैलता जा रहा है। उगते हुए सूर्य की प्रकाश की तुलना तांबे के रंग से की गई है और वह रंग सुमित धरती पर छाया गया है। ऐसे में वृक्षों की ऊंचाई पर ली कमल कल हवा के वेग से हिलती हुई नृत्य करती प्रतीत होती है। वृक्ष की शाखाएं भी अपने सौंदर्य को, अपने मन को हर रही है। सूर्य की किरणें हरी भरी धरती पर सूर्योदय के सामने फैलती जा रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो हरी भरी धरती पर मंगल अर्थात शुभ का प्रतीक सुंदर सिंदूर लगा दिया है। प्रत्येक काल में प्रकृति के वैभव को वर्णित करते हुए कार्नेलिया कहती है कि छोटे छोटे इंद्रधनुष पंखों को फैलाकर पक्षी शीतल देने वाले मलय पर्वत से आने वाली सुगंध हवाओं के सहारे भारत की ओर उड़ान भरते हैं। मानो मलय पर्वत की सुगंध वायु उन्हें भारत का मार्ग दिखाती है और वे आश्रय की आशा में उस दिशा में उड़ान भरते हैं। इन पक्षियों के लिए भारत भूमि उनका अपना घर और घोंसला है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से? इतनी व्याख्या सबको समझ में आ गई है? जिसकी छूट गई है उसको पूरा कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे की 4 पंक्तियां जो रह गई हैं उनके पंक्तियों को मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिर उसकी व्याख्या में लिखवा दूंगी आपको। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। व्याख्या पहले भी आपको स्पष्ट कर दी गई है। इसमें बहुत सुंदर अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन सा अलंकार बताया था, किसी को ध्यान है? हेम कुंभले उषा सवेरे, कौन सा अलंकार बताया गया था? बताइएगा, शाबाश। कौन बच्चा बताएगा? अनम्यूट होकर के जवाब देना। कौन सा अलंकार बताया था, याद कीजिए। हेम कुंभले उषा सवेरे, भूल गए इतनी जल्दी? मैंने कहा था ना पुस्तकों में साथ साथ लिखते रहा करो। मानवीकरण अलंकार का मैंने बताया था प्रयोग किया गया यहाँ पर, जो बहुत सुंदर तरीके से वर्णित है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा व्याख्या को। अब आप कार्नेलिया भारत के लिखिएगा। कार्नेलिया भारत के प्राकृतिक वैभव से ही प्रभावित नहीं है, वह भारतीयों के
मानवीय जीवन मूल्यों से भी प्रभावित है। वह भारत भारतीय के मानवीय भारतीयों के मानवीय जीवन मूल्यों से भी प्रभावित है। भारतवासियों की आंखों में मैम आपने जीवन एक बार दोबारा बोलना, वॉइस ब्रेक हो गई थी। मानवीय जीवन मूल्यों से भी प्रभावित है। भारतीयों के मानवीय जीवन मूल्यों से भी प्रभावित है। वह भारतवासियों की आंखों में दिख रहे करुणा के भाव को बादलों के माध्यम से व्यक्त करती है। जिस प्रकार बादल बरसकर अपना अस्तित्व मिटा देते हैं और सबको जीवन दान देते हैं। मैम जिस तरह बादल बरसकर अपना जीवन नष्ट कर देते हैं और बादल तो समाप्त हो जाता है ना वर्षा के बाद, बादल फटते हैं तभी तो वर्षा होती है ना। तो जिस प्रकार बादल जो है बरसकर धरती पर अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, ऐसे लिख लीजिए। जिस प्रकार बादल बरसकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं और धरती को जीवन दान देते हैं। देखिए वर्षा से ही तो धरती हरी भरी होती है ना, उर्वरा होती है, उपजाऊ होती है, फसलें लगती हैं, धरती को जीवन दान देते हैं। उसी प्रकार भारतीय भी अपने जीवन को दांव पर लगाकर समस्त मानवता के प्रति करुणा का भाव प्रकट करते हैं। समस्त मानवता के प्रति करुणा का भाव प्रकट करते हैं। मैम समस्त मानवता के प्रति करुणा का भाव प्रकट करते हैं। दूसरों के दुख और कष्ट से तुरंत प्रभावित होते हैं और उनकी सहायता करते हैं, ठीक है ना। उनका हृदय द्रवित हो जाता है दूसरों के कष्ट और दुखों को देख करके, ठीक है। समझ में आ गया ये बात अच्छी तरह से। चलिए इसका अगर मैं आपसे पूछूं इसका ज्वलंत उदाहरण कौन सा बन सकता है तो क्या बताएंगे? देखिए इस कोरोना संकट काल में भी भारत ने अपने देश की समस्या को सुधारने के साथ साथ अन्य छोटे देशों की सहायता की है। दवाइयां पहुंचाकर, धन की सहायता से, दवाइयों की सहायता से, चिकित्सकीय सुविधाएं देकर के, ताकि उस कोरोना संकट से वो उबर सके, छोटे छोटे जो देश हैं। तो ये भारत की मानवीय करुणा की भावना ही है कि हम लोग अपने सुख दुख से बढ़ करके दूसरे के सुख दुख को देखते हैं, अपने संकट से दूसरे के संकट को बड़ा समझकर उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि हमसे बड़े बड़े कितने देश हैं संसार में, उन्होंने किसी के लिए सहायता का हाथ नहीं बढ़ाया, अपने में उलझे हुए हैं। लेकिन भारत ने सहायता का हाथ बढ़ाया और ऐसे देशों को सहायता दी जिनको आवश्यकता थी, ठीक है। तो ये हमारे मानवीय करुणा के भाव को व्यक्त करता है और प्रसाद जी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां अक्षरशः सत्य प्रमाणित होती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे लिखिएगा। कार्नेलिया इस देश की
गौरवशाली परंपरा से कार्नेलिया। फराज आप लिख रहे हैं? थम्स अप करके मुझे सिंबल देते रहिए आप लोग, जिनके वीडियो ऑफ नजर आ रहे हैं किसी भी वजह से सिंबल देते रहिए मुझे। देवांशी, निशी। कार्नेलियस देश की गौरवशाली परंपरा से प्रभावित है, उसे लगता है कि भारत समूची मानवता का आश्रय स्थल है। जिसे स्पष्ट करने के लिए मैम की भारत समूची मानवता के लिए आश्रय स्थली है। समूची मानवता के लिए आश्रय स्थली है। इसे स्पष्ट करने के लिए वह लहरों का उदाहरण देती है। मैम आश्रय स्थली के बाद क्या था? उसे स्पष्ट करने के लिए वह लहरों का उदाहरण लेती है। वह कहती है जिस प्रकार अंतहीन सागर की लहरें भारत की भूमि का स्पर्श पाकर स्वयं को विराम देती हैं। मैम सागर की लहरें भारत भूमि का स्पर्श पाकर स्वयं को विराम देती हैं। उसी प्रकार आश्रय की अपेक्षा से भटकते हुई मानवता को भारत भूमि शरण देती है। ये मैंने मैम आपको उसी स्पष्ट किया था ना, भारत का मानचित्र अगर आपने देखा हो तो दक्षिण दिशा में भारत तीनों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। उसकी तीनों दिशाओं में आपको महासागर की अंतहीन जो लहरें हैं वो दिखाई देंगी, और वो सब लहरें अंतहीन यात्रा करती हुई आती हैं और भारत की भूमि से टकरा करके मानो विराम पाती हैं। तो उसी को उदाहरण लेकर के समझाती है कार्नेलिया कि जो मानवता है, भटकती हुई मानवता आश्रय की तलाश में, वो भारत भूमि पर आकर के अपना आश्रय पा जाती है। विश्व में जिसको कहीं शरण नहीं मिलती, परेशान है, किसी भी समस्या से शिकार है, तो वो भारत भूमि में आकर के अगर शरण पाते हैं, मांगते हैं, तो उन्हें अवश्य शरण मिलती है। उसी का परिणाम है कि भारत के अंदर दुनिया में जितने धर्म मौजूद हैं, उतने धर्मों को मानने वाले समूचे लोग भारत के अंदर रहते हैं। एक छोटा सा विश्व है भारत अपने आप में। आप अगर उसका निरीक्षण करें, उसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, तो धर्म की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से, है ना, भाषाओं की दृष्टि से आप देखिए, तमाम भाषाओं को बोलने वाले लोग, तमाम धर्मों को मानने वाले लोग, और हर प्रकार का रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान आपको भारत में मिल जाएगा। तो समूचा भारत एक छोटा सा विश्व नजर आता है हमें, जिसमें समूची मानवता समाई हुई दिखती है, और उसी भाव को यहाँ पर समझाने का प्रयास कार्नेलिया कर रही है। स्पष्ट है सभी को? आगे बढ़े। मैम उसी प्रकार के बाद पूरा वाक्य दोबारा से पढ़ दीजिए जरा, जहां तक लिखा है लास्ट के वाक्य को पूरा पढ़ दीजिए। मैम भूमि का स्पर्श पाकर स्वयं को विराम देती है, उसी प्रकार
उसी प्रकार भटकी हुई मानवता या आश्रय की तलाश में भटकते हुए लोगों की आश्रय स्थली है भारत भूमि। आश्रय स्थली है भारत भूमि। उषा काल का वर्णन करते हुए कार्नेलिया कहती है, उषा काल का वर्णन करते हुए कार्नेलिया कहती है, कि सूर्योदय के समय उषा रूपी देवी सूर्य रूपी, देखिए यहाँ रूपक और मानवीकरण दोनों अलंकार हैं, साथ साथ लिखते रहिएगा। सूर्य रूपी स्वर्ण कलश को लेकर मैम उषा रूपी के बाद क्या था? उषा रूपी स्वर्ण कलश, हेम कुंभ लिखा है ना, हेम मैंने स्वर्ण, कलश मैंने घड़ा। उषा रूपी स्वर्ण कलश को लेकर धरती पर सुख की वर्षा करती है। धरती पर सुख की वर्षा करती है। अर्थात धरती पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें भारतीयों के जीवन में सुख व अमरत्व लाती है। सुख व अमरत्व लाती है। अब देखिए संसार में बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ सूर्य के दर्शन ही नहीं होते। भारत एक ऐसा भाग्यशाली देश है जहाँ पर हर प्रतिदिन हमें सूर्य के दर्शन होते हैं। और सूर्य का प्रकाश, ये तो वैज्ञानिक सत्य है और आज समूचा विश्व इस बात को मानता है वैज्ञानिक आधार पर कि सूर्य की किरणें जीवनदायिनी है। अगर सूर्य की किरणें हमें नहीं मिलती तो विविध प्रकार के रोग और परेशानियां हमको घेर लेती हैं। तो जो वैज्ञानिक सत्य है वो भी यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक आधार पर भी, आज वैज्ञानिक आधार पर भी यह स्वीकार किया जा चुका है कि सूर्य की किरणों में जीवनदायिनी शक्ति होती है। इसीलिए उसे सुख की वर्षा करने वाला, इसीलिए उसे सुख की वर्षा करने वाला कहा गया है। प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए अपने और लिख करके दिखाते रहिए मुझे साथ साथ कि आप लिख रहे हैं। पता चलना चाहिए ना मुझे भी। तो सिंबल दीजिए फटाफट। लिख लिया सब बच्चों ने? अगर वीडियो ऑन करने में समस्या है तो बोल करके जवाब देने में समस्या नहीं हो सकती।
हाँ शाबाश, आवाज सुनाते रहिए मुझे बीच बीच में। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? ये बहुत सुंदर अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर। दो अलंकार कौन कौन से बताए जरा आपकी आवाज में मैं सुनना चाहूंगी। कौन से दो अलंकार बताए? मानवीकरण, मान मानवीकरण। रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार। शाबाश बेटा, शाबाश। रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार, ठीक है, सबने लिख लिया। इसके बाद अब देखिए एक पंक्ति रह गई, उसको भी लिख लीजिएगा, जो है मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। ठीक है ना, तो रात, रजनी का मतलब रात्रि का समय। अब रात्रि भर आकाश में तारे दिखाई देते हैं। सूर्योदय का जब प्रकाश विकिरित होता है, फैलना शुरू होता है आकाश में सूर्योदय के समय, तो धीरे धीरे आकाश के तारे छिपने लगते हैं। अगर आप प्रातः काल सुबह 4:30-5 बजे के आसपास उठ करके आकाश के दर्शन करें, ठीक है, आप लोगों के घर से दिखाई पड़ता है आकाश? आकाश को देख पाते हैं अपने घर से, या फ्लैट में बंद रहते हैं बस? ये कोरोना काल ने तो और बंद कर दिया हमको सबको घरों में। आपके घरों से बाहर झांकने पर आकाश दिखाई देता है बच्चों? यस मैम। अनम्यूट होकर के जवाब दीजिए। छत पर आप जाएं तो आपको पूरा आकाश दिखाई दे सकता है, ठीक है? कितने बच्चे छत पर जाते हैं? कोई? हाँ, छत पर जाते हैं ना। तो एक दिन प्रयास कीजिएगा, सुबह 4:30-5 बजे के आसपास अलार्म लगा कर सोइए, 4:30-5 के आसपास उठ करके छत पर जाइएगा जरा, ठीक है? घर से बाहर नहीं जाने को कह रही हूँ, छत पर जाने को कहा है। किस लिए? आकाश देखने के लिए। जब आप आकाश को देखेंगे तो आपको एक तरफ तो क्या दृश्य दिखाई देगा कि सूर्य अपना प्रकाश फैलाने के लिए धीरे धीरे निकल कर आ रहा है, उगता हुआ दिखाई देगा। और दूसरी दिशा में आप देखेंगे, उसके विपरीत दिशा में, तो आपको क्या दिखाई देगा कि आकाश में चंद्रमा और तारे धीरे धीरे छुपते जा रहे हैं। और अगर आप आधा घंटा वहां खड़े रहेंगे तो आपको बड़े सुंदर तरीके से दृश्य परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा कि जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चांद और तारे छिपते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे कोई धीरे धीरे उनको कवर करता जा रहा है, ढकता जा रहा है। बहुत सुंदर लगेगा, आप देखिएगा जरा, ठीक है? पैसा खर्च करके लोग हिल स्टेशन की यात्राओं पर जाते हैं सनराइज और सनसेट देखने के लिए। आपके घर में जो सूर्य उदय हो रहा है वो तो देखिए पहले, ठीक है? तो मेरे आपसे अनुरोध है कि घर की छत पर जाएं सुबह और सूर्योदय के दर्शन करें। कैसा वो दृश्य होता है, ये कविता की पंक्ति आपको इसे देख के एकदम समझ में आ जाएगी और फिर जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगी इसकी व्याख्या, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, अब लिख लीजिए इसको कि आकाश में स्थित तारे रात्रि भर जागने के कारण ऊँघ रहे हैं, सूर्य के प्रकाश के फैलने के साथ साथ मानो मैम वे ऊँघ रहे हैं की बात क्या है? ऊँघ रहे हैं, सूर्य के प्रकाश के फैलने के साथ साथ मानो ये तारे विश्राम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मानो ये तारे विश्राम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उनके प्रस्थान करने पर उषा उषा रूपी नायिका या उषा रूपी देवी कर लीजिए आप, उषा रूपी देवी अमृतमयी सूर्य की किरणों से, अमृतमयी सूर्य की किरणों से संसार का कल्याण करने निकल पड़ती है। संसार का कल्याण करने
निकल पड़ती है। अब इसका विशेष वाला पार्ट लिख लीजिएगा आप। ये व्याख्या आपकी यहाँ समाप्त हो गई है। व्याख्याओं को समझते हुए अपने लौकिक जीवन से जोड़ने का उसे प्रयास करें, तो आपको और आनंद आएगा कविताओं को पढ़ने का, समझने का, जानने सीखने का। और फिर व्याख्याएं आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। हमारा विषय तो ऐसा है जो लौकिक जीवन से बड़े आराम से जुड़ जाता है। तो अपने विषय को बोरिंग मत समझिए, लौकिक जीवन से जोड़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। ठीक है। अब आप देखिएगा, विशेष के पॉइंट्स लिख लीजिए, विशेष शीर्षक डाल दीजिए। और ये विशेष का जो पार्ट है ये आपके कला पक्ष में भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए। तो कल की कक्षा से हम अपना दृश्य श्रवण वाचन कौशल परीक्षा प्रारंभ करेंगे। उसके लिए विषय मैंने पहले से ही आपको निर्देशित किया हुआ है कि हम अंतराल के दोनों पाठ, अपना मालवा और खाऊजाड़ू सभ्यता और बिस्कोर की माटी। तो पहले हम बिस्कोर की माटी से शुरू करेंगे कल की कक्षा में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे मालवा के ऊपर। ठीक है, वो मैंने फिर से आपको याद दिला दिया कि कल उसकी तैयारी के साथ आएंगे और कक्षा में सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न काल के दौरान मैं किसी भी बच्चे से कोई भी प्रश्न पूछ सकती हूँ, अनुक्रमांक के आधार पर परीक्षा नहीं ली जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो बच्चे उपस्थित नहीं रहेंगे उनके अंक नहीं लगाए जाएंगे। फिर अब विशेष के पॉइंट्स लिखिएगा, ये आपको कला पक्ष में भी काम आएगा। एक प्रश्न होता है काव्य सौंदर्य का, एक अंक आता है, एक प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में जिसमें काव्य सौंदर्य पर लिखना होता है। तो उसमें कला पक्ष का जो पार्ट है 1.5 नंबर का, वो आपका विशेष का ही पार्ट होता है। इसे आप दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभिव्यंजना कौशल भी ले सकते हैं, शैली पक्ष भी ले सकते हैं, कला पक्ष भी इसको कह सकते हैं, विशेष भी कह सकते हैं। ठीक है, और लिखिएगा फटाफट। नंबर 1 लिखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश में भारत के प्राकृतिक वैभव को अत्यंत सुंदर शैली में वर्णित किया गया है।